देखो जो भी आक्रांता हमारे यहाँ भारत में आए ना, जिन्होंने हमारे यहाँ आक्रमण किया, उन्होंने सबसे पहला वार किया हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता पे। ओके। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हमारे मंदिर, हमारी शिल्पकला, जो हमारी कला को रिप्रेजेंट करती है, वो तोड़ी। ओके। बहुत दुख होता है, हमारे मंदिरों को तोड़ा, कि सिर्फ हमारी स्पिरिचुअलिटी को ही नहीं तोड़ा उन्होंने, इसके माध्यम से हमारे कल्चर को तो तोड़ा ही, साथ ही हमारी कला को भी तोड़ा। बहुत दुख होता है वो मंदिर देख के आज, कि उसके जो मूर्तियां है ना, वो पूरी तरह से भंग कर चुके हैं वो लोग, आक्रांता जो थे वो। कोई भी इंसान जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता, वो होता है कर्म से। ब्राह्मण यानी जो अज्ञान को दूर करे, वो ब्राह्मण। क्षत्रिय यानी जो अन्याय को दूर करे, वो क्षत्रिय। ग्रेट। वैश्य यानी जो अभाव को दूर करे, वो है वैश्य। और शूद्र यानी जो पवित्र है, वाओ। जिसके जीवन में पवित्रता है, जो पवित्रता से जीता है, जिसके जीवन में सुचिता है और समाज में भी सुचिता फैलाता है, वो है शूद्र। सनातन का असली मतलब क्या है? देखो सनातन का असली मतलब यही है कि था, है और आगे भी रहेगा। ओके। अनंत काल से था, आज भी मौजूद है और आगे भी अनंत काल तक रहेगा। हम किसी भी साधना पंथ को ना अलग नहीं मानेंगे। ओके। चाहे वो हमारा शैव संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय हो या शाक्त संप्रदाय हो, और किसी को धर्म को भी अलग नहीं मानेंगे। ग्रेट। ओके। चाहे वो हमारा हिंदू धर्म ही क्यों ना हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, हम किसी धर्म को अलग नहीं मानेंगे, किसी साधना पंथ को अलग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सब हमारे सनातन के अंडर ही आता है। और हम सनातन के अंडर सब एक है। और इसका मतलब ही यही है कि था, है और अनंत काल तक रहेगा, आदि काल तक रहेगा। ओके। इसी को सनातन कहते हैं, यही शाश्वत है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। एग्जाम्पल के तौर पे कहेंगे कि देखो तुम्हारा राष्ट्र के प्रति तुम्हारा धर्म क्या है, यानी कि राष्ट्र के प्रति तुम्हारा कर्तव्य क्या है। राइट राइट। और दूसरे एंगल से हम ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर के प्राप्ति का शाश्वत विज्ञान यानी धर्म। ओके। ओके। ईश्वर के प्राप्ति का शाश्वत विज्ञान यानी धर्म, और वो शाश्वत विज्ञान एक ही है, क्या है, सनातन। वाह। तो घूम फिर के हम फिर सनातन के ऊपर ही आते हैं। ओके। देखो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, यस। उनका सपना था हिंदवी स्वराज का। उनका कोई एक स्पेसिफिक साम्राज्य का सपना नहीं था, वो था हिंदवी स्वराज का। नमस्ते भारत, मैं निखिल सोमवंशी। आज से हिंद हिस्टोरिका के माध्यम से हम जानेंगे भारतीय इतिहास को। दोस्तों, मयूरफुल सुंदर से आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में। दोस्तों, मयूरफुल सुंदर हिस्ट्री के एक्सपर्ट और प्रोफेशनल्स के चार्टिस्ट भी है। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम बात करेंगे प्राचीन भारत, मध्ययुगीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में। हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत से। ये पॉडकास्ट सीरीज काफी इंटरेस्टिंग और एजुकेटिव होने वाली है, और जितना आनंद ये सीरीज बनाने में मुझे मिल रहा है, उतना ही आनंद आपको ये सीरीज सुनने में मिले। निखिल सोमवंशी प्रेजेंट्स हिंद हिस्टोरिका, प्राचीन भारत का पहला एपिसोड, बॉट टू यू बाय निर्वांस। एंजॉय। नमस्ते मयूर, ओवर टू यू। नमस्ते निखिल। अभी हम एंशंट इंडिया की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। और माँ भारती के सभी सुपुत्र, जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिए, उन सभी सुपुत्रों को चरणों में विनम्र अभिवादन अर्पित करता हूँ। अभी हम एंशंट इंडिया की सीरीज स्टार्ट करेंगे। देखो एंशंट इंडिया को समझना है अगर, तो सबसे पहले हमें उसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। ओके। किसी भी चीज़ को अगर हम समझ रहे हैं ना, तो उसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो देखो एंशंट इंडिया में सबसे पहले हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वो कब, कहाँ और कैसे कैसे विकसित हुई। ओके। ये हमें प्राचीन भारत के इतिहास के माध्यम से पता चलता है। राइट। और एक बात ऐसी है कि देखो, इंसान को अगर स्थिरता और सुरक्षितता किसी चीज़ ने अगर प्रदान की है ना, तो वो है खेती। ओके। तो उस खेती की, कृषि की शुरुआत शुरुआत कब हुई, किस टाइम पीरियड में हुई। ओके।
इंसान ने पशुपालन करना कब स्टार्ट किया? ओके, अग्नि प्रज्वलित करना कब स्टार्ट किया? ठीक है, पहले तो वो शिकारी था, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे पशुपालन करना स्टार्ट किया, अन्न संग्रह करता रहा, ठीक है, उसके बाद उसने खेती करना स्टार्ट किया, ठीक है, फिर आगे जाके उसने अपने नैसर्गिक साधन संपत्ति जो है, नैसर्गिक साधन स्रोत, उन साधन स्रोतों का कैसे किस प्रकार से खोज किया। ओके, उसने अपने उपजीविका के जो साधन है वो कैसे खोजे। आर यू गेटिंग? तो ये सब बातें ना हमें इतिहास के अभ्यास के माध्यम से पता चलती है। ओके, यस। पहले मानव ना ग्रुप में रहता था। ओके, तो आगे जाके गांव कैसे बसे, ठीक है, आगे जाके नगर बस गए, साम्राज्य में उसका कन्वर्जन हुआ। ओके, आगे जाके जनपद बसे, महाजनपद निर्माण हो गए, ठीक है। ओके। एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो अलग अलग लिपियां है और अलग अलग लैंग्वेजेस है हमारे, ठीक है, वो किस टाइम पीरियड के दौरान कौन सी लैंग्वेज थी और कौन सी लिपि उस टाइम पीरियड के दौरान थी, ओके। तो ये सब कैसे हुआ, उसका ट्रांजिशन पीरियड को कैसा था, कैसा रहा, ये सब बातें हमें एंशियंट इंडिया के माध्यम से पता चलती है। ओके, मयूर सर, जब भी भारतवर्ष की बात होती है तब अनेकता में एकता की बात जरूर होती है, तब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो निखिल, प्राचीन काल से ना हमारे यहाँ बहुत लोग आए। ओके, हम हमारे नेटिव लोग तो थे ही, ओके, लाइक द्रविड़ और तमिल्स लोग थे, बिल्कुल बिल्कुल। ट्राइबल्स लोग थे। ओके, उसी तरह बाहर से भी कुछ लोग आए, बाहर। ओके, वो थे लाइक शक, हुन, तुर्क, कुषाण, ग्रीक, या उन्हें हम यूनानी भी कहते हैं। ओके, इन सभी लोगों ने ना हमारे यहाँ अपना वसती स्थान बनाया। ओके, ओके ओके। भारत को अपना वसती स्थान बनाया। ओके, तो इन सभी लोगों की जो संस्कृति है ना, उनका एक मिश्रण दिखाई देता है हमारे यहाँ। ओके। ओके, तो इन्होंने ना अपने कुछ ना कुछ फुटप्रिंट्स छोड़े। ओके, लाइक सामाजिक व्यवस्था हो, कला हो, साहित्य हो, शिल्पकला हो, इनके माध्यम से अपने कुछ ना कुछ फुटप्रिंट्स छोड़े। ठीक है, तो इन सभी जो उनकी संस्कृति है, उनका एक मिश्रण दिखाई देता है। ओके, यस। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ना, इसको मैं लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि देखो, हमारी उत्तर भारत की संस्कृति और दक्षिण भारत की संस्कृति, ओके, और पूर्व भारत और पश्चिम भारत की संस्कृति, इनका ना एक बेमालूम मिश्रण दिखाई देता है हमारे भारतीय संस्कृति में। ओके, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखो, हमारे उत्तर की जो संस्कृति है ना, उत्तर भारत की संस्कृति, वो वैदिक संस्कृतनिष्ठ संस्कृति से मेल खाती है। ओके, और दक्षिण भारत की जो संस्कृति है, वो द्रविड़ और तमिल संस्कृति से मेल खाती है। ओके, ओके। देखो, हमारे जो वेदों की संहिताएं रची गई ना, वो रची गई ईसा पूर्व 1500 से ईसा पूर्व 500 का जो कालखंड है, ये जो 1000 ईयर का जो कालखंड है ना, जो वैदिक पीरियड का कालखंड है, उस कालखंड में वेदों की संहिताएं रची गई। ओके, तो उन वेदों की संहिता में द्रविड़ और तमिल संस्कृति के जो घटक है ना, कुछ संज्ञाएं, वो हमें वेदों की संहिता में दिखाई देती है। ओके, राइट। और सेम उसी तरह जो दक्षिण भारत में जो हमारा संगम साहित्य है, ओके, उस संगम साहित्य में हमें वेदों की कुछ संज्ञाएं दिखाई देती है। ओके, तो ये एक बेमालूम मिश्रण हमें दिखाई देता है उत्तर भारत की संस्कृति में और दक्षिण भारत की संस्कृति के जो साहित्य है उसमें। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारी दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति है ना, उसी तरह पूर्व भारत में मुंडा और कोल भाषिक संस्कृति है। समझ गया। ओके, जो हमारे यहाँ की नेटिव संस्कृति है। ओके, नेटिव भाषिक लोग है, जो मुंडा और कोल भाषिक लोग है। ओके, हम बिरसा मुंडा जी का पुण्यतिथि और जयंती सेलिब्रेट करते हैं ना, हाँ, यही लोग हैं वो। ओके, यह यहाँ के नेटिव लोग, ट्राइबल्स लोग यहाँ के, मतलब वो अभी भी मौजूद है? यह आज भी है। वो तब उसे कहा जाता था छोटा नागपुर प्लेटू, उस रीजन को। आज वो उड़ीसा, हमारा जो स्टेट है ना, वो उड़ीसा स्टेट। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस टॉपिक को हम धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख पाएंगे? इस धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो देखो, बात यह है कि हिंदू धर्म के साथ साथ हमारे यहाँ ना बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी
उगम हुआ भारत में, ठीक है। इसी के साथ कुछ साधना पंथ भी थे, जैसे कि वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय। इसी के साथ एक सिखिज्म भी है। ओके। ओके, तो देखो, भले ही हमारे यहाँ ना डिफरेंट डिफरेंट साधना पद्धति हो, पूजा करने की पद्धति अलग अलग हो, फिर भी हमारे यहाँ एकता का एक खोल स्रोत दिखाई देता है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। हमारी जो जीने की शैली है ना पूरे भारत में, वो एक ही है, ठीक है। भिन्नता होके भी हमारे यहाँ एकता का एक खोल स्रोत दिखाई देता है, यस। भले ही हमारे धर्म अलग अलग हो, साधना पंथ अलग अलग हो। ओके, वाह। एक और बात मैं धर्मांतरण के बारे में भी कहना चाहूंगा। देखो, हिंदू है ना, वो क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हो गए, ओके, और इस्लाम में भी कन्वर्ट हो गए कुछ लोग, ठीक है। लेकिन जो प्राचीन काल से चलती आ रही जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है ना, वो लोग आज भी उसको फॉलो करते हैं। यस। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि देखो, हमारे कुछ फेस्टिवल्स है। ओके, फेस्टिवल्स को लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे। गणेश चतुर्थी गणेश हो। हमारा गणेश उत्सव हो, शिव जयंती हो, कह सकते हैं दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल भारत का। हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म का हो या सिख हो, किसी भी साधना पंथ का हो, हम सब भारत में सब एक एक होके ही सेलिब्रेट करते हैं। राइट। ओके, तो ये क्या दर्शाता है, हम यहाँ पे हमारे एकता का दर्शन होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे जो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य है ना, उन्होंने क्या किया, पूरे भारत को इंटीग्रेट करने का काम किया। ओके, जब अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था महाभारती पर, उस वक्त उन्होंने क्या किया, पूरे भारत को इंटीग्रेट किया। ओके। ओके, वो सिर्फ मगध के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। ओके, ठीक है, मगध एक केंद्र बिंदु था। राइट राइट। उस समय मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। ओके, लेकिन उन्होंने फिर भी बाकी के जो पूरे जनपद थे ना हमारे भारत में, उन सभी जनपदों को एक करने का काम किया, यस। ठीक है। उनका मानना ये था कि हिमालय से लेके समुद्र पर्यंत तक की कण कण मेरी मातृभूमि है। ओके। ओके, तो ये क्या दर्शाता है, ये हमारे यूनिटी को दर्शाता है। नाइस। हमारे सम्राट अशोका है ना, उनका जो साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य आज तक का, वो है मौर्यन साम्राज्य, सम्राट अशोका का। ओके, उसके बाद गुप्त कालखंड में राजा समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था, वो भी सबसे बड़ा साम्राज्य था। बड़ा साम्राज्य इन द सेंस कि उस साम्राज्य में सभी रीजन्स थे, ओके। भौगोलिक रीजन्स, हमारा पूर्व भारत का भी रीजन था। ओके, हमारे नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न का जो एरिया है वो था, हमारा नॉर्दर्न भारत वो भी था, हमारा जो पश्चिम भारत का जो रीजन है वो भी था। ओके, हमारे जो प्रथम बाजीराव पेशवे है, ओके, उन्होंने अफगानिस्तान अफगानिस्तान तक जो अटक करके वो वहाँ पे एक स्थान है, ओके, वहाँ तक अपना भारत हिंदवी साम्राज्य का एक्सपांशन किया था। ओके, तो उस साम्राज्य में पूरा भारत दिखता है। ग्रेट। ओके, वो क्या दिखाता है, हमारे भौगोलिक यूनिटी। ओके, कि हम भौगोलिक तौर पे भी एक है। सर इसे भाषिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखेंगे? देखो निखिल, ईस्वी सन पूर्व तीसरा जो शतक था ना, वो टाइम में हमारे यहाँ प्राकृत भाषा थी, और ब्राह्मी लिपि थी। ओके, जो हमारे सम्राट अशोका के जो शिलालेख है ना, इंस्क्रिप्शंस, ओके। उनको प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ओके, तो आगे जाके क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ। ऐसा हुआ कि ईसा के चौथे शतक में जब गुप्त साम्राज्य आया, तो उस गुप्त साम्राज्य में क्या हुआ कि हमने संस्कृत भाषा को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, और उसको एज अ राजभाषा करके मान्यता दे दी। ओके। ओके। और ऐसा नहीं था कि एक स्पेसिफिक रीजन ने एक्सेप्ट किया, उसको पूरे भारत ने एक्सेप्ट किया था। राइट राइट। ओके, तो ये भाषिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे देख सकते हैं हमारी यूनिटी को। ओके। इसी में मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि हमारे जो महाकाव्य है ना, रामायण और महाभारत, ओके, दोनों भी, देखो, इनको ना हमारे पूरे भारत में जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है ना, वहाँ के नेटिव लैंग्वेज में भी इसको पढ़ा जाता है। ओके, हिंदी भाषा में तो पढ़ा जाता है पूरे भारत में, इसी के साथ ओके। फॉर एग्जांपल आसाम है, उसे आसामी लैंग्वेज में भी हमारे महाकाव्य मिलते हैं,
मराठी लैंग्वेज में भी मिलते हैं, गुजराती लैंग्वेज में भी मिलते हैं, उत्तर भारत के जो नेटिव लैंग्वेज है उन लैंग्वेज में भी मिलते हैं, और दक्षिण भारत के जो लैंग्वेजेस है उन लैंग्वेज में भी हमारे महाकाव्य मिलते हैं। ओके, समझ गया। तो ये जो भाषिक एकता है ना, ये एकता का दर्शन हमारे लिटरेचर के माध्यम से भी होता है। ओके, मयूर सर, भारत को भारत नाम कैसे प्राप्त हो गया? देखो जैसे अभी बोला ना मैंने कि हमारे यहाँ कुछ हमारी नेटिव प्रजातियां थी, वैसे ही एक हमारी भरत नाम की एक प्रजाति थी हमारे यहाँ। ओके। उस प्रजाति के नाम से हमें भारत नाम मिला। ओके, हमें ऐसे भी कहा जाता है कि भरत संतति या भरत के वंशज। या। ओके, तो उस भरत प्रजाति के नाम से हमें भारतीय नाम मिला। ओके ओके। इसी के साथ और एक इसमें मुद्दा भी ये भी है कि देखो, ईरानी जो लोग हैं ना, ईरानी लोग जो है वो जो हमारे सिंधु नदी के तट पर जो लोग बसे थे ना उस वो टाइम में, तो उन लोगों से ईरानी लोगों का प्रथम संबंध आया। ओके, तो जो ईरानी लोग है ना, वो उन लोगों को बोलते थे हिंद। ओके, वो सिंध नहीं बोलते थे, वो बोलते थे हिंद। ओके, तो सिंध से हो गया हिंद और सिंधु से हो गया हिंदू। ओके, तो ये बात है। सर मेरे पास अभी दो सवाल है। तो सबसे पहला सवाल है कि सनातन का असली मतलब क्या है? देखो, सनातन का असली मतलब यही है कि था, है और आगे भी रहेगा। ओके, अनंत काल से था, आज भी मौजूद है और आगे भी अनंत काल तक रहेगा। ओके, वाह। देखो हमारे धर्म को ना ग्लानि आ सकती है, लेकिन हमारा धर्म कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सब हमारे सनातन के अंडर आते हैं। ओके, और सनातन का मतलब ही यही है कि था, है और आगे भी अनंत काल तक रहेगा। ओके, हम किसी भी साधना पंथ को ना अलग नहीं मानेंगे। ओके, चाहे वो हमारा शैव संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय हो या शाक्त संप्रदाय हो, और किसी को धर्म को भी अलग नहीं मानेंगे। ग्रेट। ओके, चाहे वो हमारा हिंदू धर्म ही क्यों ना हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, हम किसी धर्म को अलग नहीं मानेंगे, किसी साधना पंथ को अलग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सब हमारे सनातन के अंडर ही आता है और हम सनातन के अंडर सब एक ही। ओके, ये क्या दर्शाता है? हमारी नेशनल इंटीग्रिटी को दर्शाता है। ओके, और इसका मतलब ही यही है कि था, है और अनंत काल तक रहेगा, आदि काल तक रहेगा। ओके, इसी को सनातन कहते हैं, यही शाश्वत है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि धर्म क्या है? देखो, धर्म को हम कहेंगे कि कर्तव्य। ओके, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। एग्जाम्पल के तौर पे कहेंगे कि देखो, तुम्हारा राष्ट्र के प्रति तुम्हारा धर्म क्या है, यानी कि राष्ट्र के प्रति तुम्हारा कर्तव्य क्या है। राइट राइट। और दूसरे एंगल से हम ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर के प्राप्ति का शाश्वत विज्ञान यानी धर्म। ओके। ओके, ईश्वर के प्राप्ति का शाश्वत विज्ञान यानी धर्म, और वो शाश्वत विज्ञान एक ही है, क्या है? सनातन। वाह। तो घूम फिर के हम फिर सनातन के ऊपर ही आते हैं। ओके, सर हम प्रेजेंट को पास्ट से कैसे रिलेट करें और इतिहास को किस नजरिए से देखा जाए? देखो निखिल, हमारे यहाँ ना कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, हमारा जो ऐश्वर्य है, उसका गुणगान गाते हैं। और गाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, गाना चाहिए। यस। और साथ ही हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच में हमारे भारतीय संस्कृति को जतन करना चाहते हैं। ओके। ओके, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, हमारे हाथों से कुछ गलतियां भी हुई। ओके, इसमें से सबसे बड़ी गलती ये थी कि अक्षम्य सामाजिक अन्याय। ओके, हमने शूद्रों के ऊपर अपात्रता का जो ठप्पा लगाया, ओके, वो बहुत गलत था। राइट राइट। हमें उन्हें समाज से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए था। ओके। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। समझ गया। आगे जाके ये भी कहूंगा, कुछ गलतियां ऐसे भी है। देखो, हम कुछ विवादों में फंसे, जैसे कि जातिवाद, सड़ा हुआ जातिवाद, राइट, सड़ा हुआ वर्णवाद, सड़ा हुआ संप्रदायवाद, और मैं कहूंगा सड़ा हुआ भाषावाद भी। ओके ओके। ओके, तो जातिवाद इन द सेंस कि देखो, ये ऊंची जात का है, ये नीचे जात का है। ओके, उसकी जाति, ये मराठा है। ओके, ये चामार है, ये लोहार है, ये माली है।
ये परीठ है, ऐसे जाति जाति में डिस्क्रिमिनेशन, या मतलब बहुत बड़ी गलती है हमें, यह हमारी एकता को भंग करता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, यस। उनका सपना था हिंदवी स्वराज का। उनका कोई एक स्पेसिफिक साम्राज्य का सपना नहीं था, वो था हिंदवी स्वराज का। ओके, उनकी एक लाइन है, हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही तो श्रींची इच्छा। ओके, कोई एक स्पेसिफिक साम्राज्य का सपना नहीं था, वो हिंदवी स्वराज्य का सपना था। उसके उनके सपनों के अंदर सभी लोग थे, सभी जाति के लोग थे, सभी साधना पंथ के लोग थे। राइट राइट। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ना हमें पूरे भारत को हिंदवी स्वराज्य के रूप में देखने को प्रेरित करते हैं। ग्रेट ग्रेट। जातिवाद के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ओके। देखो निखिल, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और राष्ट्र से ऊंची कोई जाति नहीं होती। ओके, अगर दिया ही बुझ गया तो बाती का क्या करोगे, और अगर राष्ट्र ही नहीं बचा तो फिर जाति का क्या करोगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है, हमारी एकता में ही माँ भारती का वास है। राइट राइट। अभी वर्णवाद। ओके, देखो वर्णवाद कैसा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, तो देखो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो कोई भी इंसान जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता, वो होता है कर्म से। वाह। ब्राह्मण यानी जो अज्ञान को दूर करे, वो ब्राह्मण। क्षत्रिय यानी जो अन्याय को दूर करे, वो क्षत्रिय। ग्रेट। वैश्य यानी जो अभाव को दूर करे, वो है वैश्य। और शूद्र यानी जो पवित्र है, वाओ। जिसके जीवन में पवित्रता है, जो पवित्रता से जीता है, जिसके जीवन में शुचिता है और समाज में भी शुचिता फैलाता है, वो है शूद्र। ओके, माइंड ब्लोइंग। शूद्र का मतलब अछूत बिल्कुल नहीं है। ओके, ये गलत है। यस। देखो भाषावाद, देखो मैं ये कहूंगा कि एक्चुअली हम जिस भी रीजन में जाए ना पूरे भारत में, देखो अगर आप महाराष्ट्र आ रहे हैं ना, तो आपको मराठी की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अगर आप नॉर्थ इंडिया में जा रहे हैं ना, तो आपको उस रीजन की लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप दक्षिण भारत में भी जा रहे हैं ना, तो वहाँ की लैंग्वेज को आप रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, अगर हम आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो क्या हुआ, हमारा जो भाषा है ना, वो भाषावाद नहीं रहेगा। ओके। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कुछ लोग महाराष्ट्र में आ रहे हैं ना, आ रहे हैं तो यहाँ के मराठी लैंग्वेज है, यहाँ से रिलेट करने का तो ट्राई करो। ओके, कुछ सीखो, अगर सीख सके तो सीखो यहाँ की लैंग्वेज। ओके, ऐसा नहीं, महाराष्ट्र के बारे में नहीं कह रहा, यहाँ से अगर देखो एमपी में अगर गए हम, तो ठीक है वहाँ की लैंग्वेज सीखो। ठीक है, बिहार में गए वहाँ की लैंग्वेज सीखो, जिस भी रीजन में जाए वहाँ की लैंग्वेज सीखो। राइट ठीक राइट। है, अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे ना, तो ये भाषावाद का मुद्दा नहीं रहेगा। ओके, हमें ना आगे जाके ये भी करना है कि हमारे नेटिव लैंग्वेज में टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को सिखाना चाहिए, ये स्टार्ट होना चाहिए, या जरूर शुरू होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा, हमारे जो नेटिव लैंग्वेजेस है ना, उनको एक संजीवनी मिलेगी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ गया। तो भाषावाद ही नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम ये समझे ना कि ये लैंग्वेज भी हमारी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इसको उसका उल्लेख किया है, हमारी लैंग्वेज है। मराठी लैंग्वेज भी हमारी है, गुजराती लैंग्वेज में भी हमारी है, दक्षिण के लैंग्वेजेस भी हमारे हैं, सब लैंग्वेजेस हमारे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कुछ भाषावाद का मुद्दा ही नहीं रहेगा। ओके। इसमें मैं एक ही बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमें ऐसे विवादों में नहीं फंसना है जो हमारी एकता को भंग करे। ओके, यस। हमारे यहाँ पुणे में ना भोलेश्वर महादेव मंदिर है। ओके, इतना सुंदर मंदिर है वो, लेकिन क्या है मालूम क्या निखिल, उसके जो दीवार है ना, मंदिर की दीवार है, वो दीवार पे ना मूर्तियां है देवताओं की, देवी देवताओं की। लेकिन वो मंदिर की वो मूर्तियां है ना, वो भंग की गई है। किसी का पैर टूटा है,
किसी का सर ही नहीं है, किसी का हाथ टूटा है, नंदी कोई बाजू में उखाड़ के रख दिया है। मैंने देखा एक नंदी है ना, वैसे बाजू में वो नंदी की मूर्ति है। ओके, सोचो अगर वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में होता तो कितना सुंदर दिखता। यस। लेकिन बहुत दुख होता है वो मंदिर देख के आज कि उसके जो मूर्तियां है ना वो पूरी तरह से भंग कर चुके हैं वो लोग, आक्रांता जो थे वो। ओके। देखो जो भी आक्रांता हमारे यहाँ भारत में आए ना, जिन्होंने हमारे यहाँ आक्रमण किया, उन्होंने सबसे पहला वार किया हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता पे। ओके, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हमारे मंदिर, हमारे शिल्पकला जो हमारी कला को रिप्रेजेंट करती है वो तोड़ी। ओके, बहुत दुख होता है, हमारे मंदिरों को तोड़ा कि सिर्फ हमारी स्पिरिचुअलिटी को ही नहीं तोड़ा उन्होंने, इसके माध्यम से हमारे कल्चर को तो तोड़ा ही, साथ ही हमारी कला को भी तोड़ा। राइट राइट। जो हमारे मंदिर तोड़े ना, उसमें ज्योतिर्लिंग भी थे कुछ, ओके। बाबा काशी विश्वनाथ, बाबा महाकाल, बाबा सोमनाथ, महाराष्ट्र में तुळजा भवानी का मंदिर, पंढरपुर का मंदिर, हमारा राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर। ओके, देखो अभी हमारे रामलला तो विराजमान हो गए। ओके, हमने दिवाली मनाई, बहुत उत्सव किया, ठीक है। लेकिन हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इतिहास में बाबर ने हमारे साथ क्या किया था। समझ गया। इसके पीछे हमारी कुछ गलतियां भी थी, उस गलतियों को हम आगे कभी नहीं दोहराएंगे। हम हमारी माँ भारती के ऊपर फिर से ऐसा संकट कभी नहीं आने देंगे। हमारे इतिहास की पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं कि जो हमारे हाथों से कुछ गलतियां हुई, हम उन गलतियों को फिर से ना दोहराए। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है हमें इतिहास की स्टडी करने का। ये हमें हर भारतीयों को ये बात समझनी चाहिए। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रहा आपके साथ। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। हम्म, So this was a very educative conversation with Mayur sir. We love speaking about this topic on this show. Much more episodes like this coming on your way. अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम हिंदो हिस्टोरिका। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।